हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि इंडिया में जो रूल और रेगुलेशंस का जो दौर था वो शुरू किया गया लगभग 1773 के आसपास, जबकि पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया। कंपनी इसलिए करना चाहती थी क्योंकि इंडिया में जो भी सिविल या रेवेन्यू ऑपरेशंस हो वो किसी लॉ के अगेंस्ट हो, और इंडियन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इस कंपनी रूल के ऊपर कुछ लगाम लगाना चाहती थी। तो पहले लाइन पे यही लिखा गया है कि इट वाज फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। सेकंड था, इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन थे उनको पहली बार जो है रिकॉग्नाइज किया गया। इट लीड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया इससे पहले जो है थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करता था। अवध है, हैदराबाद है, भोपाल है, ये सब जो है डिसेंट्रलाइज सेंटर ऑफ पावर थे। लेकिन इंडिया के ये इस एक्ट के आने के बाद इसने कोशिश करी एक सेंट्रलाइज पावर देने की। तो इसमें सबसे पहले इसने क्या किया कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की उपाधि दे दी, और इसने उसको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ऑफ 4 पीपल जो उसको हेल्प करेंगे। पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेरन हास्टिंग्स। पहले गवर्नर जनरल थे। उसके अलावा इसके हिसाब से गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबॉर्डिनेट कर दिया गया। उसके अलावा ये तीन, इससे पहले जो है तीनों प्रेसिडेंसी इंडिपेंडेंट थी एक दूसरे से। उसके अलावा 1773 के एक्ट के हिसाब से एक सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ कलकत्ता में, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस थे और 3 और जज थे। तो टोटल मतलब 3+1 जज थे। इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट ऑफ कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट और ब्राइब्स फ्रॉम नेटिव्स। तो ब्राइब का बहुत इशू था। आपने रॉबर्ट क्लाइव के बारे में सुना होगा कि उसने बहुत ब्राइब ली थी, बहुत फॉर्चून क्रिएट की थी उसने इंडिया में। तो कंपनी जैसी आई, उसने जो है कंपनी जैसी ये रूल लाई रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, उसने अब प्रेजेंट और ब्राइब्स नहीं लेने हैं। उसके अलावा उसने क्या किया, स्ट्रेंथन किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंपनी के ऊपर कि वो जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रखे, जो गवर्निंग बॉडी हो, ताकि इसके सिविल, रेवेन्यू और मिलिट्री अफेयर्स जो हैं रेगुलेट हो सकें और रिपोर्ट कर सकें ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ये 5 चीज़ें लेके आया था ये 1773 का एक्ट। तो इसको फिर से एक बार वो कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। उसके बाद जो है इसमें क्या किया, कहा गया कि बॉम्बे और मद्रास को सबॉर्डिनेट किया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर। एक सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया कलकत्ता में। ब्राइब और प्रेजेंट लेने से मना किया गया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने का कंट्रोल स्ट्रेंथन करने के लिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है। इसके बाद जो है आता है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो इसने 1773 की कुछ खामियां थी जो पास किया गया 1781 में, उसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। इस एक्ट के फीचर पढ़ लेते हैं। इसने सबसे पहले एग्जेम्प्ट किया, जस्ट ए मिनट, it exempted the governor general and council from jurisdiction of supreme court। सुप्रीम कोर्ट से गवर्नर जनरल और इसकी काउंसिल को उसने फ्री कर दिया। उसके अलावा ऑफिशियल कैपेसिटी में उसको फ्री कर दिया, और एग्जेम्प्टेड द सर्वेंट ऑफ कंपनी फ्रॉम जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर ऑफिशियल एक्शन। और सर्वेंट ऑफ कंपनी को कहा गया कि भाई अगर वो अपना काम करते हैं तो उनको सुप्रीम कोर्ट से मतलब क्या माफ़ी मिलेगी, या माफ़ी या उनको एक इम्यूनिटी टाइप की मिलेगी अपने ऑफिशियल एक्शंस के लिए। उसके अलावा उसने रेवेन्यू मैटर्स को एक्सक्लूड कर दिया, मैटर अराइजिंग द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब अगर रेवेन्यू कलेक्शन का कोई इशू है या कोई वो दिक्कत है या कोई भी मैटर है तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा। उसके अलावा इट प्रोवाइड द सुप्रीम कोर्ट
वॉज टू हैव जुरिडिक्शंस ओवर द ऑल इनहेबिटेंट ऑफ कलकत्ता। कलकत्ता के सभी इनहेबिटेंट्स का जो के ऊपर जुरिडिक्शन होगा सुप्रीम कोर्ट का। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड द कोर्ट टू एडमिनिस्ट्रेट द पर्सनल लॉ ऑफ डिफरेंट। हिंदू वर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ एंड मुस्लिम वर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू मोहम्मदन लॉ। उसके अलावा इट लेड डाउन द अपील ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। पॉइंट 3 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलकत्ता के सभी इनहेबिटेंट जो वहाँ रहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन के अंडर आएंगे। उसके अलावा जो पर्सनल लॉ है और जो डिफेंडेंट्स का जो इनहिबिटेंट्स का जो है जो पर्सनल लॉ है उसको एडमिनिस्ट्रेट करेगा कोर्ट, जैसे कि हिंदू लॉ या फिर मोहम्मदन लॉ। उसके अलावा इसने ये भी कहा कि जो अपील का जो वो है मैटर है वो प्रोविंशियल कोर्ट के बाद गवर्नर जनरल इन काउंसिल में आ सकता है, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। इट एम्पावर द गवर्नर जनरल काउंसिल टू फ्रेम द रेगुलेशन फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल। तो प्रोविंशियल कोर्ट और काउंसिल कैसे काम करेंगे, गवर्नर जनरल काउंसिल इसको डिसाइड करेगी। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण एक्ट आता है, पिट्स एक्ट ऑफ 1784। द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एक्ट ऑफ वाज पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। कंपनी के पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शंस को इसने डिस्टिंग्विश किया। इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स। कमर्शियल अफेयर कौन करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करेगा। और उन्होंने एक नई बॉडी बनाई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर। और पॉलिटिकल अफेयर कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेंगे पॉलिटिकल अफेयर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगा कमर्शियल अफेयर देखेगा। इट एम्पावर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि पॉलिटिकल अफेयर देखेंगे टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट द ऑल ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड द मिलिट्री गवर्नमेंट। तो जो भी सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट के एक्शंस है उसको सुपरवाइज करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और रेवेन्यू ऑफ ब्रिटिश पोजीशन, जो ब्रिटिश पोजीशंस है उसका रेवेन्यू भी देखेगा। तो द कंपनी हैज़, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट था क्योंकि 2 कारणों से कंपनी ने जो है अपनी टेरिटरी इन इंडिया को फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कहा था। दूसरा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनी अफेयर ले लिया था एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी जो है सॉरी दोस्तों, तो जो है जो इसका सेकंड ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनी अफेयर्स। इसका जो सुप्रीम कंट्रोल था वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले लिया था। उसके बाद आया 1786 का एक्ट। लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसने 2 डिमांड रखी टू एक्सेप्ट दैट पोस्ट। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। उसने 2 पोस्ट रखी, 2 डिमांड रखी। ही शुड बी गिवन द पावर टू ओवरराइड द डिसीजंस ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केस, कि अपनी काउंसिल को वो स्पेशल केस में उनके डिसीजन को ओवरराइड कर सके। और उसने एक कमांडर इन चीफ की भी पोस्ट मांगी। अकॉर्डिंगली द एक्ट ऑफ 1786 वॉज इनेक्टेड टू मेक बोथ ऑफ द प्रोविजन। तो 1786 का प्रोविज़न इसीलिए बनाया गया कि तो कमांडर इन चीफ का प्रोविज़न आ सके, और दूसरा कि वो जो ओवर राइडिंग पावर थी वो जो है दे दी गई गवर्नर जनरल को। उसका 1793 का जो है एक एक्ट आया। इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो ओवर राइडिंग पावर थी ये काउंसिल के ऊपर ये फ्यूचर गवर्नर जनरल को भी दे दी गई, और गवर्नर प्रेसिडेंसीज को भी बोल दिया गया कि ये पावर तुम्हारे पास भी है। इट गेव गवर्नर जनरल मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट इन सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ द बॉम्बे एंड मद्रास। तो इसने बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया उसको। इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया फॉर द अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर। 20 साल के लिए जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको एक्सटेंड किया गया। इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ वाज नॉट टू बी ए मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। तो ये कहा गया कि भाई गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल में जो है कमांडर इन चीफ एक मेंबर नहीं है अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड, अगर वो अपॉइंटेड नहीं किए गए हैं। इट लेड डाउन द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल
एंड देयर स्टाफ वर हैंसफोर्थ टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन का रेवेन्यू। तो इसने कहा कि जो मेंबर हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के और उसका जो स्टाफ है उसको इंडियन रेवेन्यू से पैसे मिलेंगे, मतलब सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो इसने 3-4 बातें कही। एक्ट ऑफ 1793 ने सबसे पहले गवर्नर जनरल की पावर बढ़ा दी। उसको जो है वो पावर कॉर्नवेलिस के टाइम पे जो बढ़ी थी सब लोगों को दे दी। कंपनी की मोनोपोली 20 साल के लिए बढ़ा दी। गवर्नर जनरल कमांडर जो है गवर्नर जनरल काउंसिल का पार्ट नहीं होगा, जबकि वो मेंबर नहीं बनाया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उसके स्टाफ को पैसे इंडियन रेवेन्यू से मिलेंगे। इसके बाद आया एक्ट ऑफ 1813। इट अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया। उसने जो है कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको ख़त्म किया और सभी ब्रिटिश मर्चेंट के एंड थ्रोन ओपन टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट हाउएवर इट कंटिन्यू द मोनोपोली ऑफ कंपनी ओवर ट्रेड इन टी एंड द ट्रेड इन चाइना। तो चाइना के साथ और टी में जो ट्रेड के अलावा इसने कहा कि कंपनी की जो मोनोपोली है वो ख़त्म की जाती है और ये सभी ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए जो है ओपन की जाएगी। इट asserted द सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया। और इसने कहा कि जो सॉवरेन अथॉरिटी है वो ब्रिटिश क्राउन की है, जो भी कंपनी की टेरिटरी है इंडिया के अंदर। इट अलाउ द क्रिश्चियन मिशनरी टू कम टू इंडिया फॉर द पर्पज़ ऑफ इनलाइटनिंग द पीपल। तो इसने कहा कि जो है इनलाइटमेंट ऑफ पीपल ज़रूरी है और उसके लिए मिशनरीज को आना ज़रूरी है। उसके अलावा इट प्रोवाइडेड फॉर स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इनहेबिटेंट ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया। इट ऑथराइज द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू impose taxes on persons. They could also punish the person for not paying the tax। और इसने ये भी कहा कि भाई आप जो है वेस्टर्न एजुकेशन जो है दी जाएगी अमंग इनहेबिटेंट्स में, और उसके अलावा जो टैक्स लगाने की अथॉरिटी है लोकल गवर्नमेंट को दी गई, ताकि वो जो है उन लोगों को पनिश भी कर सके जो कि टैक्स नहीं दे पा रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। अब नेक्स्ट एपिसोड में शुरू करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833।